हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू किया जाए। क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन में हम लोगों ने कवर अप किया है। अकाउंटिंग डिस्कस हम कर चुके थे कि अकाउंटिंग के कौन से मेथड हैं। डेप्रिसिएशन में डब्ल्यूडीबी मेथड, एसएलएम मेथड की भी हम बात कर चुके थे। उनके बेसिस पे क्वेश्चन भी कर चुके थे। अब कुछ जो अदर मेथड्स दिए हुए थे उनको डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सम ऑफ द ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है। और चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 5। आज का हमारा नेक्स्ट मेथड है मशीन आर मेथड। आज लगभग सारे मेथड कंप्लीट हो जाएंगे। ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। मशीन आर मेथड कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। मशीन आर मेथड, प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए। देखो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक मशीन खरीदी। मान लीजिए इस मशीन की जो कॉस्ट है, मशीन M1 खरीदी। क्या खरीदी? M1। और इस M1 की जो कॉस्ट है वो 10 लाख रुपए। कितनी है कॉस्ट? 10 लाख। ठीक है। और इस मशीन की जो एस्टिमेटेड, अब यहां पर हम यूजफुल लाइफ ईयर में नहीं ले रहे हैं, हम इसके मशीन आर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? मशीन आर। ये मशीन हमें मान लीजिए हमें 4 साल तक हम इसे यूज करेंगे। कितने तक यूज करेंगे? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है वो मान लीजिए 5 साल तक करेंगे। चलो 5 ईयर्स। और इसकी जो एक तो एस्टिमेटेड यूज हो गया कि हम बिजनेस में कितने समय तक यूज करेंगे, बट इस मशीन की, M1 मशीन की, इस मशीन की जो लाइफ इन आवर्स, ये कितने घंटे काम कर सकती। एक होता ना, हर एक मशीन की एक कैपेसिटी होती है, इतने घंटे काम करेगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है। आप जैसे आप कैमरे का लेंस होता है, या जैसे आप समझिए प्रोजेक्टर होता है, तो प्रोजेक्टर का जो लेंस होता है ना, उसके घंटे के आर्स होते हैं कि इतने घंटे, 10,000 घंटे ये काम करेगा। भाई अगर एक दिन में आप कम यूज करोगे तो आपके ईयर ज्यादा बढ़ जाएंगे, और किसी दिन में अगर आप ज्यादा यूज करोगे तो आपके जो ईयर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? कम। क्योंकि उसमें हमें फिजिक ईयर के हिसाब से डेप्रिसिएशन नहीं चलता, वो घंटे, इतने घंटे ये काम करेगी मशीन। ठीक है। तो जितनी उसकी लाइफ दी गई है, किसमें? किसमें? आर्स में। उसे कहते हैं, उसे हम मशीन आर कहते हैं, या लाइफ इन आर। मान लीजिए ये दी गई है कि ये 8,000 घंटे काम करेगी मशीन। कितने घंटे काम करेगी? 8,000। मतलब आप ये 8,000 घंटे 2 साल में खत्म कर लो, या 5 साल में खत्म करो, या 10 में खत्म करो, ये काम करेगी कब तक? 8,000 घंटे। इज दिस ओके? अच्छा, हमारा कुछ एस्टिमेट ऐसा है कि हम ये 8,000 घंटे 5 साल में खत्म कर लेंगे। कितने सालों में खत्म कर लेंगे? 5 साल में खत्म कर लेंगे। चलो हम एक काम कर रहे हैं, 6,000 घंटे कर लेंगे, और ये 6,000 घंटे हम 5 साल में खत्म कर लेंगे। ये हमारा एक एस्टिमेट है। अब खत्म कैसे कर रहे हैं, इस मशीन को यूज कैसे कर रहे हैं, वो मैं आपको जानकारी दे दे रहा हूं। ईयर मशीन आवर्स यूज्ड। फर्स्ट ईयर में
फर्स्ट ईयर में मान लीजिए हमने 800 घंटे यूज किए, सेकेंड ईयर में हमने 1200 घंटे यूज किए, थर्ड ईयर में हमने 1500 घंटे यूज किए। एक काम करिए, यहां पर भी हम 1000 घंटे, तो कितना हो गया ये? और फोर्थ ईयर में फिर हमने 1000 घंटे यूज किए, और फिफ्थ ईयर में कितना बैलेंस बचा? कितना बचा? 6000 में से देखो कितना बैलेंस बचा? नहीं 1000, 1300, 1300 घंटे यूज किए हमने, नहीं 1300 घंटे यूज किए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये हमें इस मशीन के बारे में जानकारी दी गई है, और आपसे कहा है डेप्रिसिएशन बताइए। क्या बताइए? डेप्रिसिएशन, कि हर साल का हम डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करें। क्या ये मैं कह सकता हूं कि ये 10 लाख रुपए जो हमने मशीन में कॉस्ट में लगाई है, इसी के बदले में हमें इतना मशीन यूज करने को मिली है? हाँ या ना? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो हमारा डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है? यहां पर हमारा डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है? बोलो। अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसमें थोड़ा सा और डाल दे रहा हूं, मान लो इसका स्क्रैप भी बच जाएगा 2 लाख रुपए। कितने का स्क्रैप बच जाएगा? 2 लाख रुपए। 5 साल के बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू बच जाएगी कितने की? 2 लाख। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है हमारा? बताइए। तो क्या ये कह सकता हूं मैं कि इन 5 सालों के दौरान मैंने 8 लाख रुपए की मशीन यूज कर ली? और डेप्रिसिएशन का लॉजिक क्या होता है? जिस साल में ज्यादा यूज की उस साल में डेप्रिसिएशन ज्यादा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। जिस साल में कम यूज की उस साल में डेप्रिसिएशन कम। तो बताइए, अब ये 8 लाख रुपए जो मैंने यूज किए हैं, अल्टीमेटली 5 सालों में किए, और उनको यूज भी मैंने किस हिसाब से किया? मशीन आर के हिसाब से, घंटों के हिसाब से यूज किया। तो मैं ये कहूं, जिस साल मैंने ज्यादा घंटे यूज किए उस साल का डेप्रिसिएशन ज्यादा होना चाहिए, और जिस साल मैंने कम घंटे यूज किए उस साल का डेप्रिसिएशन कम होना चाहिए। बोलो बेटा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो जिस साल ज्यादा घंटे यूज किए उस साल का डेप्रिसिएशन ज्यादा, जिस साल कम घंटे यूज किए उस साल का डेप्रिसिएशन कम। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 8 लाख रुपए मैंने इन 6000 घंटों के लिए दिए हुए? बोलो। मैंने ये 8 लाख रुपए जो मेरा खर्च हुआ है, इस मशीन के 6000 घंटे यूज करने के लिए खर्च हुआ है। तो अगर मुझे डेप्रिसिएशन देना है हर साल का, तो मेरा डेप्रिसिएशन कैसे होगा? देखिएगा, ईयर 1 और डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे कि डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है हमारा? 8 लाख रुपए। ये मैंने खर्च किया है 6000 घंटे यूज करने के लिए। ये 1 घंटे की वैल्यू आ गई। बोलो कि 1 घंटे के लिए मैंने कितना पैसा खर्च किया, और मैंने फर्स्ट ईयर में कितने घंटे यूज किए? 1000। भाई 8 लाख रुपए लगा के मुझे 6000 घंटे मिले थे, तो 1 घंटे की कॉस्ट कितनी हो गई मेरी? 8 लाख डिवाइडेड बाई 6000। और मैंने फर्स्ट ईयर में कितने घंटे यूज किया? 1000 घंटे। तो 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो फर्स्ट ईयर में मैंने जितने घंटे यूज किए उतनी कॉस्ट मेरी फर्स्ट ईयर को चली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। तो बताएं कितना आ गया? 1,333। तो 333 या 334 या 333 करो, क्योंकि आगे आएगा तो। बताएं, क्या फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आपको समझ में आया? नहीं? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? नहीं आया? भाई ये डेप्रिसिएशन निकालने का एक तरीका है, और इस तरीके को हम क्या कहते हैं? मशीन आर। ये तरीका कहता है कि जो भी उस मशीन के एस्टिमेटेड आर्स हैं, कॉस्ट को उन एस्टिमेटेड आर्स में डिवाइड कर दो, तो पर आर की कॉस्ट निकल के आ जाएगी। और फिर जिस साल आपने जितने घंटे यूज किए हैं
बोलो बेटा, जिस साल आपने जितने घंटे यूज किए उस साल में उतनी कॉस्ट स्प्रेड कर दो इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। बोलो बच्चों, बताइए सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा? 8 लाख डिवाइडेड बाय 6,000, ये तो एक यूनिट की कॉस्ट आ गई, एक घंटे की कॉस्ट आ गई। और सेकेंड ईयर में हमने कितना यूज किया है? 1200। 159, तो 1,60,000 कर दो इसको। हाँ, वो राउंडिंग ऑफ 1,60,000 कर दो। बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 8 लाख डिवाइडेड बाय 6,000 इंटू 1,500, 2 लाख का आ गया डेप्रिसिएशन। और फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 8 लाख डिवाइडेड बाय 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,000। और फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 8 लाख डिवाइडेड बाय 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,000, नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 1,300। अच्छा, ये जो मेथड है, ये मेथड हमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? अमाउंट। अकाउंटिंग वैसे ही होगी। अकाउंटिंग की दो ही अप्रोच है। कौन सी? जब आप डेप पीएल से चार्ज कर रहे, एसेट से चार्ज कर रहे हो, और जब प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। अकाउंटिंग ये दो ही तरह से होंगी। अकाउंटिंग के लिए आपके पास और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं। अमाउंट निकालने के लिए वी हैव डिफरेंट मेथड्स। तो बताइए, क्या ये मेथड समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब अगर इसके मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं कि इस मेथड से आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, तो डेप्रिसिएशन निकालोगे आप, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई करोगे मशीन आर यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर, और डिवाइड करोगे आप टोटल एस्टिमेटेड मशीन आर। ये आपका डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बन गया। अब आप मेथड का नाम डालें, फॉर्मूला लिख दें, एग्जाम्पल कर लें। आप एक काम कर लो, पहले मेथड का नाम डालो और फिर फॉर्मूला लिख लो। दो चीजें करो, मेथड का नाम हो गया, अब आप ये फॉर्मूला लिखिए पहले। बताएं, बात समझ में आ गई है? नहीं आई? ठीक है, अब आप इसका एग्जाम्पल तो नोट करना है तो देख लो, या फिर आप फोटो क्लिक कर लो, इसमें नोट कर लो, जल्दी से करो।
गया? अभी ये रह गया होगा। हाँ, ये तो आप निकाल लोगे, 1 साल का देख लो, एक अपना हो जाएगा। निकल गया? अरे अब आगे के जितने भी मेथड हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जैसे यहां पर हमें मशीन के मशीन आर दे दिए गए थे, अभी आगे क्या होगा, मशीन की प्रोडक्शन यूनिट दे दी जाएंगी कि ये मशीन अपने जीवन काल में इतनी यूनिट बनाएगी। आर्स की जगह मैं क्या कह दूं, ये मशीन अपने जीवन काल में 6000 यूनिट बनाएगी और हर साल में कितनी यूनिट उसने बनाई है वो डेटा दे दिया जाएगा। अब आप डेप्रिशिएबल अमाउंट को किस बेसिस पे डिवाइड करोगे, जिस साल जितनी यूनिट आपने बनाई है उस साल टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट को पर यूनिट कॉस्ट पे डिवाइड करोगे कि एक यूनिट के लिए कितना डेप्रिशिएशन है। फिर जिस साल आपने जितनी यूनिट बनाई है उतनी यूनिट का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस साल का क्या आ जाएगा, डेप्रिशिएशन। कहने का सिंपल सा मतलब है, जो अभी मशीन आर था उसकी जगह पर अब क्या हो जाएगा, यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन यूनिट। बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आइए जरा इस बात को हम समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 कह रहे हैं, अ मशीन वॉज परचेज फॉर ₹30 lakh, कॉस्ट है, हैविंग एन एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग ऑफ 24,000 आवर्स। ये क्या दिए गए, बोलो बेटा, जीवन काल की इनकी क्या दी गई है कि ये कितने कितने घंटे मशीन काम कर सकती है। और द स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड 2 lakh and the anticipated pattern of distribution of effective hours 1 to 3 hours में 3000, 1 to 3 ईयर में 3000 आवर पर ईयर। इसका मतलब पता है क्या, पहले साल भी 3000 घंटे, दूसरे साल भी 3000 आवर और तीसरे साल भी 3000। तो ये इनको हम बार बार लिखने की बजाय हमने क्या लिख दिया, 1 to 3 आवर्स में हर बार कितना है, 3000 आवर्स, सॉरी 1 to 3 ईयर में हर हर साल कितना है, 3000 आवर पर ईयर। ऐसा नहीं है कि पहले 3 सालों में 3000 आवर्स होना। क्या कह रहे हैं, पहले साल भी 3000 घंटे, दूसरे साल भी 3000 घंटे और तीसरे साल भी 3000 घंटे। क्या मेरी बात से सहमत है, समझ में आ रही है बात? तो ये 3-3 हजार घंटे 4 to 6 ईयर में, मतलब 4 ईयर, 5 ईयर और 6 ईयर में 2600 आवर्स पर एनम, और 7 to 10 ईयर्स में 1800 आवर्स पर एनम। डिटरमाइन एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर मशीन आर मेथड। तो बताइए बताइए क्या होगा एनुअल डेप्रिसिएशन मशीन आर मेथड में। तो हम डेप्रिसिएशन यहां निकाल दें, कैलकुलेशन ऑफ, अच्छा चीजों के फॉर्मेट बिल्कुल जो कर रहे हो बड़े सिस्टमैटिक लिखिए, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ईयर 1 to 3। अब मैं 1 2 3 को अलग अलग इस वजह से नहीं कर रहा हूं क्योंकि तीनों का डेप्रिसिएशन क्या आएगा, सेम आएगा। 1 to 3 ईयर्स में बताइए डेप्रिसिएशन कितना होगा, कैसे निकालें। हमें डेप्रिशिएबल वैल्यू चाहिए, मुझे आप बताएं डेप्रिशिएबल वैल्यू क्या है यहां पर इस क्वेश्चन में। नहीं, मैं पूछ रहा हूं डेप्रिशिएबल वैल्यू कितनी है। हाँ 28 लाख, 28 लाख, हाँ ठीक है। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है, 28 लाख। और क्या मैं ये कह सकता हूं कि 28 लाख रुपए हम लगा रहे हैं जिसके बदले में मुझे कितने घंटे ही मिलेंगे, 24,000 घंटे मैं एक मशीन को यूज कर पाऊंगा। तो अगर 24,000 से मैंने डिवाइड कर दिया तो एक घंटे की कीमत आ गई, एक घंटे की कॉस्ट आ गई। बोलो बेटा, तो फर्स्ट ईयर में मैंने, फर्स्ट 1 to 3 ईयर में मैंने कितने घंटे यूज किए, 3000 आवर्स। तो 3000 का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 to 3 ईयर में कितना आपका डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा, 3,50,000। अच्छा 3,50,000 एक साल का है या पर एनम का है,
तीनों साल का, 1 to 3 years, फर्स्ट ईयर का भी 3,50,000, सेकेंड ईयर का भी 3,50,000 और थर्ड ईयर का भी 3,50,000। बताइए क्या मेरी बात से सहमत है आप? अब जो आगे का पैरामीटर दिया गए हैं क्या है आगे के, 4 to 6 ईयर में और 7 to 10 ईयर में, क्या ये आप वर्कआउट कर पाएंगे? कर लीजिए। क्या करना? बुक कहाँ है आपकी, अभी नहीं आई क्या? ठीक है, समझ में आ गई बात ये। अब है प्रोडक्शन यूनिट मेथड, सेम कॉन्सेप्ट, कोई डिफरेंट नहीं है। मशीन आवर्स की जगह पर क्या है, प्रोडक्शन। अभी हम कह रहे थे एक मशीन इतने घंटे यूज हो सकती है, अब हम कहेंगे एक मशीन इतने यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है। तो जिस साल में जितनी यूनिट प्रोड्यूस करी होंगी, पर यूनिट की कॉस्ट निकाल के उतने यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो आप हेडिंग डालिए प्रोडक्शन यूनिट मेथड, फिर फॉर्मूला लिख लीजिए कि डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिख लीजिए और फिर इलस्ट्रेशन नंबर 5 आप सॉल्व करिए। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन करिए, देखिए आपको हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। होमवर्क में दे दें, हो जाएगा, कोई नई बात नहीं है, समझ में आ गई, बात नहीं आ गई? कर तो कर, वो चलो खत्म करो, कर लो खत्म करो।
हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है डेप्रीशिएशन मेथड। देखिए डेप्रीशिएशन मेथड में सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये यूज होता है वो एसेट जो आपके नेचुरल रिसोर्स की तरह है। किसकी तरह है? नेचुरल रिसोर्स की तरह है। डेप्रीशिएशन इज द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेस। कौन से एसेट्स? जो वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेस हैं। जैसे जैसे कोल माइन है, तो कोल माइन एक नेचुरल रिसोर्स है, कहते हैं कोल का भंडार है। आप वहां से एक लिमिटेड कैपेसिटी होगी उसकी, वहां से कोल क्या करोगे आप? एक्सट्रैक्ट करोगे कई सालों तक। तो अगर मैंने मान लीजिए मैंने एक कोल माइन अपने नाम पे परचेज करी कि मैंने कोल माइन, यहां से हम कोल एक्सट्रैक्ट करेंगे, गवर्नमेंट इनके टेंडर देती है, मैंने टेंडर लिया, 1,000 करोड़ रुपए मैंने खर्च करे। तो 1,000 करोड़ रुपए मैंने खर्च करे, तो मैंने एस्टिमेट किया होगा इसमें से इतना कोयला निकलेगा। बोलो हाँ या ना। और इससे मैं कितने सालों तक निकालूंगा ये भी मैंने एस्टिमेट किया होगा। एक आध साल का मुद्दा नहीं होता, लंबा चलता है। तो इसके बेसिस पे अगर मैंने 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए, तो जो टोटल उसमें रिसोर्सेस होंगे उनसे अगर मैं उनकी क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगा, तो एक यूनिट का 1 kg रिसोर्सेस या जो भी एक टन का मेरे पास रेट आ जाएगा। और जिस साल मैंने जितने टन एक्सट्रैक्ट किया होगा उस साल मैं उतने टन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा उस साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और जिसे हम यहां पर डेप्लीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेप्लीशन। और डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो ये मेथड आपका क्या कहलाएगा? डेप्लीशन मेथड। बोलो बेटा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े हुए आपके टेंडर वगैरह, एसेट्स वगैरह होते हैं, उनमें जो मेथड लगता है वो ये डेप्लीशन मेथड है। इज दिस ओके? कह रहे हैं सच एज, कैसे? ऑयल, अगर हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, गैस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, टिम्बर एंड मिनरल to the production process. This method is used in case of mines, quarries, etc. containing only certain quantity of product. वहां अनलिमिटेड नहीं होता, एक फिक्स होता है रिसोर्सेस जिसके लिए हम पैसा देते और फिर उसको धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो पैसा हमने पूरा अभी दिया हुआ है, इसी से तो हम धीरे धीरे रिकवरी कर रहे होंगे आगे के सालों में। तो इसी पैसे को हमें धीरे धीरे डेप्रिसिएशन के रूप में क्या करना होता है? अमोर्टाइज करना होता है। क्या करना होता है? अमोर्टाइज, एलोकेट करना होता है। तो जिस साल जितने रिसोर्सेस हमने निकाले होंगे उस साल उस हिसाब से हम क्या दे देंगे? डेप्रिसिएशन दे देंगे। इज दिस ओके? एक एग्जांपल ले लीजिए। क्या कह रहे हैं? मैसर्स सूर्या एंड कंपनी took a lease of query on 1/1/2019 for rupees 1 crore। कितने की आपने लीज ली? 1 करोड़ की। एज पर द टेक्निकल एस्टिमेट टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट इज 2 लाख टन। एस्टिमेशन से क्या पता चल रहा है कि इस 1 करोड़ रुपए खर्च करके मुझे यहां से जो मिनरल मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 2 लाख टन मिनरल में एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं 1 करोड़ मैंने खर्च किया, जिसका बेनिफिट मुझे मिलना है किसके रूप में? 2 लाख टन मिनरल्स के रूप में। अभी क्योंकि ये बेनिफिट मुझे पूरा एक साल में नहीं मिलना है, मुझे कई सालों में मिलना है। तो शुरुआत में जब हमने पैसा खर्च किया है वो मेरी एसेट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एसेट। और बाद में धीरे धीरे हम उससे डेप्रिसिएशन के रूप में डेप्रिसिएशन एलोकेट करते रहेंगे, उसको कम करते रहेंगे, जितना जिस साल यूज करते रहेंगे उस अमाउंट, उस हिसाब से हम डेप्रिसिएशन निकालते रहेंगे। तो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड। एक्सट्रैक्शन पैटर्न इज गिवन इन द टेबल। 2019 में हमने 2000 टन निकाला, 2020 में हमने 10,000 टन निकाला, 2021 में हमने 15,000 टन निकाला। इज दिस ओके? सर अभी तो ये 2 लाख टन हुआ नहीं, तो आगे हम बाद में निकालेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? अभी हमने 3 साल का डेटा दिया है कि 3 साल में इतना निकाल चुके हो, तो इन 3 सालों का डेप्रिसिएशन बताइए। बोलो बेटा। तो क्या कहानी हो जाएगी? क्या कहानी हो जाएगी? पहले मैं अगर वर्किंग करके दिखाऊं तो कहानी हो जाएगी। वर्किंग अगर हम करके देखें तो 1 करोड़ रुपए मैंने खर्च किए हैं, या सुनो, जिसके बदले में मुझे रिसोर्सेस मिल रहे हैं कितने?
2 लाख टन। तो 2019 के लिए मैं बात कर रहा हूं ईयर और डेप्रिसिएशन। तो ईयर 2019 में मैंने 2000 टन केबल निकाला है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, सेम लॉजिक है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 1 लाख। तो 1 लाख रुपए 2019 का डेप्रिसिएशन होना चाहिए। सहमत है मेरी बात से? दूसरा, अगर 2020 की बात करें तो अगेन 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया मैंने, जिसके बदले में मुझे 2 लाख टन का मिनरल मिल रहा है, और मैंने यहां पर इस दौरान एक्सट्रैक्ट किया है 10,000 टन। तो अब ये कितना आ जाएगा? 5 लाख। और 2021 का कितना हो जाएगा? इंटू 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 कितना कर रहे हैं? 15। कितना आ जाएगा? बताइए, क्या मेरी बात से सहमत है? अब मुझे एसेट अकाउंट बना के दिखा देना। क्या बना के दिखा देना? एसेट। सर यहां तो एसेट अकाउंट नहीं, क्वेरी लीज अकाउंट है। अरे भाई साहब, मशीन अकाउंट बनाते थे ना, बोलो। तो वहां मशीन अकाउंट लिखते थे, या उस एसेट का नाम मशीन था, इस एसेट का नाम क्या है? क्वेरी लीज। तो यहां पर हमने उसका नाम लिख दिया है, तो ये भी एसेट। अब बच्चा आ जाता, सर सर ये लीज अकाउंट है, ये नहीं हमने पढ़ा, लीज अकाउंट आ गया। ये भी क्या है आपका? एसेट अकाउंट है। इस एसेट का नाम क्वेरी लीज है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो। अब सिंपल सी बात है, एसेट अकाउंट हम कैसे बनाते हैं? हमने जब खरीदा तो टू बैंक 1 करोड़, ईयर एंड पे 31 दिसंबर पे हमने डेप्रिसिएशन दिया 1 लाख रुपए का, बैलेंस बच गया कितना? 99 लाख। बोलो बेटा, यही ओपनिंग आ जाएगा। ये 99 लाख का ओपनिंग आ गया, और कुछ खरीदा बेचा है नहीं। बोलो बेटा, अगर खरीदा बेचा होता तो क्या कोई दिक्कत होती ट्रीटमेंट करने में? नहीं होती। आप खरीद, पहली बात तो उसमें सिचुएशन नहीं आएगी। बट हाँ, बेचने की अगर कोई सिचुएशन आ भी जाती है तो बेचना आपको आता है। फिर आपने कितना डेप्रिसिएशन दिया सेकंड ईयर का? 5 लाख रुपए। ये बैलेंस आ गया, ये बैलेंस ओपनिंग बना। फिर डेप्रिसिएशन दिया 7,50,000 का, ये बैलेंस आ गया। ये आपका एसेट अकाउंट बन के तैयार हो गया, और बाद में ये डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया। तो एसेट अकाउंट बना लिया हमने, और डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लिया। बोलो, क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ गई? हो जाएगा। सर ये क्वेरी लीज अकाउंट कुछ नया है? नया नहीं है, एसेट अकाउंट है, जैसे आपने अभी तक बनाए। सर अगर इसी में क्वेश्चन कहते थे प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बना के करते, तो भी क्या करते तुम? हर साल का प्रोविजन बना लेते, अगर एसेट रहता कॉस्ट पे, और फिर किस पे करते? प्रोविजन। तो ये क्वेरी लीज अकाउंट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज एन एसेट अकाउंट ओनली। जैसे मशीन अकाउंट करते थे, क्योंकि उस एसेट का नाम मशीन होता था, इस एसेट का नाम क्वेरी लीज है, तो आपने क्वेरी लीज अकाउंट। और निकलना कैसे, ये बात समझ में आ गई? अगर जो आज हमने तीनों कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, अगर इनका आपको एसेंस समझ में आ रहा होगा, बेस समझ में आ रहा होगा, तो तीनों का लगभग लगभग बेस सेम हो जाएगा। ये बोलो बेटा। तो अब आप इसे कर लीजिएगा, या खत्म कर दो आप। क्वेश्चन नंबर 9 शायद हमने नहीं बताया है आपको। बताया है? 9 किया है हमने या नहीं किया क्लास में? अब ये लीज अकाउंट आप घर में होमवर्क में करिएगा, हो जाएगा। 9 नहीं किया ना? होमवर्क हो गया था? किया है होमवर्क में? नहीं किया है? पता ही नहीं। किया है? क्यों नहीं किया? नहीं तो ये तो होमवर्क तो पहले से है ना, अभी दिया है क्या हमने? कल दिया था क्या? बहानेबाजियां नहीं किया था, ये सब बहानेबाजियां ना किया करो, होमवर्क किया करो। आप 15 मिनट का समय लगना था। आइए जरा इलस्ट्रेशन नंबर 9 की बात करते हैं। A firm purchased second hand machine on January 1, 2019 for rupees 3 lakh, subsequent to which 60,000 and 40,000
वर स्पेंड ऑन रिपेयर्स एंड इंस्टॉलेशन रिस्पेक्टिवली। सुनिएगा, जब भी आप सेकेंड हैंड मशीन खरीदोगे ना, और जो पहली बार रिपेयर कराओगे, क्या कराओगे, पहली बार इंस्टॉलेशन से पहले की जो रिपेयर, फर्स्ट टाइम रिपेयर कराओगे ना, वो आपकी कैपिटलाइज कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, कैपिटल। वो रेवेन्यू नेचर की रिपेयर नहीं होगी, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। बीच में कोई रिपेयर होगी ना अगर ड्यूरिंग द पीरियड, तो वो कभी भी एसेट अकाउंट में नहीं आएगी, वो पीएल का मैटर है, वो यहां डेप्रिसिएशन का मैटर नहीं, वो एसेट अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा। बट ये रिपेयर इन्होंने फर्स्ट टाइम करी है, सेकेंड हैंड एसेट खरीदा था, इस वजह से करी हुई है रिपेयर, ओवरहॉलिंग, तो ये आपका कॉस्ट का पार्ट माने जाएगा। वैसे अगर क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज करके देते ये रिपेयर बीच में करी गई है, तो उस रिपेयर को इस पूरे चैप्टर में कहीं कंसीडर नहीं, बट यहां पर इस रिपेयर का क्या होना है, इसे हमें कॉस्ट में ऐड करना है। इज दिस ओके? On 1st July 2020, another machine was purchased for 2,60,000. ठीक है, दो मशीन हो गई। On 1st July 2021, the first machine having become outdated and was auctioned for rupees 3,20,000. On the same date, another machine was purchased for rupees 2,50,000. On 1st July 2022, the second machine was also sold, जिससे इतनी इनकम हो गई। Depreciation was provided on machine at the rate of 10% of original cost under state line method. Prepare following accounts: machine account for the year ending इतने इतने इतने, and machine disposal account. ये machine disposal account का मतलब क्या है, वो जो बेचने के लिए जो अकाउंट बना रहे थे, किसके लिए अकाउंट बना रहे थे, बेचने के लिए। समझ में आई बात? तो अब बेचने के लिए जब बात आएगी, तो बेचने का जो अकाउंट बनेगा वो अलग बनेगा, देखेंगे कैसे बनेगा, समझेंगे कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम, ये प्रोविजन फॉर डेप का केस नहीं है, अक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट आपको नहीं बनाना, केस नॉर्मल का ही है, बट अब बेचने के लिए हमें अलग से दिखाना है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, डिस्पोजल। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जैसे मशीन अकाउंट बनता है, बनाइए खाता, शुरू करते। पहले एक काम कर ले रहे हैं, इस क्वेश्चन को स्केल पे ड्रॉ कर ले रहे हैं, कब क्या हुआ है तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 1 जनवरी 19 को हमने M1 खरीदी, कितने की, 3 लाख रुपए की, और इस पे कुछ खर्चे कर दिए, एक 60,000 का, और दूसरा खर्चा कर दिया हमने 40,000। तो इस हिसाब से ये मशीन हो गई हमारी 4 लाख। इज दिस ओके? और ये आप वर्किंग नोट में दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, कोई बुराई नहीं, क्योंकि गलती नहीं होती इससे। अब 1 जुलाई 2020 की बात कर रहा है, तो एक बात बताओ बेटा, 2019 यहां एंड हो जाएगा, बोलो, यहां पर 2019 एंड हो जाएगा, फिर यहां पर कहीं आएगी 1 जुलाई 2020। अनदर मशीन हमने M2 खरीद ली, कितने की, 2,60,000 रुपए की। फिर कह रहे हैं 1 जुलाई 2021, अगली साल में, तो 1 जुलाई 2021 को हमने यहां पर M1 क्या कर दी, M1 सोल्ड कर दी 3,20,000 की, और ऑन द सेम डेट अनदर मशीन वॉज परचेज फॉर रुपीज 2 लाख। इसी दिन हमने M3 परचेज कर ली, कितने की, 2,50,000 रुपए की। परचेज करी ऑन 1 जुलाई 2022, मतलब और आगे चले गए, 21 एंड होने के बाद 1 जुलाई 2022 को द सेकेंड मशीन वॉज ऑल्सो सोल्ड, हमने M2 भी बेच दी, यहां हमने M2 भी बेच दी, और कितने की, 2,50,000, नहीं, M2 बेच दी हमने कितने की, 2,30,000 सोल्ड। बताएं, क्या डेटा आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, इसने से आपको समझ में आ गया होगा कि 4 साल हो गए, 2019 हो गया, उसका 1 साल का खाता बंद होगा, फिर 2020 का होगा, फिर 2021 एंड 2022। इज दिस ओके? 4 साल के अकाउंट बनने,
और जब जिस साल में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कर देंगे, बाकी ईयर एंड पे हम बैलेंसेस निकालते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस है। तो अब आप अकाउंट ओपन करिए, बनाइए। मशीन अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर है डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। फिर बनाए हम क्या, ये थोड़ा सा मशीन अकाउंट बड़ा ही बनाइएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, इज दिस ओके? शुरू करें। सबसे पहली डेट है हमारी 1 जनवरी, 1 जनवरी 2019। कोई हमारे पास बैलेंस तो है नहीं, तो हमने किया टू बैंक या कैश। हम ऐसे वर्किंग करके नीचे दिखा देंगे 3 लाख प्लस 60,000 प्लस 40,000। आपको अलग अलग एक एक करके दिखाने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे कितना आ गया, 4 लाख आ गया। ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इज दिस ओके? और अब क्या होगा, इस साल कुछ और हुआ है क्या? इस साल कुछ और नहीं हुआ, तो 31/12/2019 और यहां पर आ जाएगा बाय डेप्रीशिएशन। हाँ, यहां पर बस ब्रैकेट में मैं M1 लिख रहा हूं। डेप्रीशिएशन कितना होगा, 4 लाख, 4 लाख का 10%, एंड दैट अमाउंट इज 40,000 on the same date by balance carried down, and that is 3,60,000. आई होप यहां तक की बात में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर अगली डेट आएगी कौन सी? एक अगली डेट आएगी 1/1/20। 1/1/20 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 3,60,000, ये M1 है। और इस दौरान हमने क्या किया? हमने M2 अक्वायर कर ली, 1 जुलाई को M2 अक्वायर करी। 1/7/2020 को टू बैंक, that is M2, and the cost is 2,60,000. Cost is 2,60,000. Now come to the date 31st/12/2020। डेप्रिसिएशन क्या होगा? बाय डेप्रिसिएशन हमने ये सीखा है, हम अलग अलग निकालेंगे। तो मुझे बताइए M1 का क्या होगा? M1 का होगा, कॉस्ट पर निकाला जाएगा, तो M1 का होगा 40,000। M2 का क्या होगा? M2 का होगा 13,000। ये बात आपको समझ में आ जा रही है? तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 53,000। और on the same date balance is to be calculated by balance carried down, and the balance will be 3,20,000 plus कितना बचेगा? 2,47,000। टोटल बता दीजिए, टोटल क्या है? 5,67,000। यस और नो? इज दिस ओके? नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर अपना बैलेंस ब्रॉट डाउन करिए आप। तो 1/1/2021 to balance brought down, and that is 3,20,000 M1 plus 2,47,000 M2, and total is 5,67,000। अब इस ईयर में क्या हुआ है? इस ईयर में 1 जुलाई को सबसे पहले आपने M1 बेच दी, 1 जुलाई को, तो 1/7/21 को। अब अगर आप नॉर्मल M1 बेचते, एसेट डिस्पोजल अकाउंट आपको अलग से ना बनाना होता, यहीं पे अगर आप M1 बेचते तो क्या करते? सबसे पहले आप वर्किंग नोट पे जाते। बोलो हाँ या ना? वर्किंग नोट में आप इसकी ओपनिंग WDB लेते, अगर गिवन नहीं होती तो कैलकुलेट करते आप। ओपनिंग WDB कितनी है इसकी M1 की? ओपनिंग WDB है 3,20,000। बोलो यस और नो? फिर क्या निकालते आप? करंट ईयर का डेप निकालते, करंट ईयर डेप टिल डेट। तो करंट ईयर का डेप कितना आ जाता? SLM मेथड है तो 20,000 करंट ईयर का डेप आ जाता। तो अब आपकी निकल के आती WDB ऑन द डेट ऑफ सेल, दैट इज 3 lakh। यस और नो? बोलो बेटा। एंड सेलिंग प्राइस क्या है? 3,20,000 is my selling price, hence
हेंस प्रॉफिट इज 20,000। बोलो, ऐसा करते नहीं करते? देखिए, कभी भी कोई चीज नई सीखनी है तो पुराने नॉलेज से लिंक करके सीखिए। अगर आपको पुराना नहीं आ रहा है, अगर ये नहीं आ रहा है, कोई चीज छूट दे, तो मैं आपको क्यों ऐसा कहता हूं कि गैप नहीं करना है? उसका कारण क्या है? क्योंकि मेरे पढ़ाने की स्टाइल ये है कि मैं पुराने नॉलेज को लिंकअप करके करता हूं। और जब मैं आज जैसे पुराने नॉलेज को लिंकअप करूंगा, अगर वो तुम्हारा छूटा हुआ होगा, तो तुम्हें जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ऑटोमेटिकली समझ में नहीं आएगा। तो मेरे साथ अगर आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से, एफिशिएंसी से अगर आपको बेनिफिट देना है, तो फिर आपको क्या करना है? गैप नहीं करना, एक सिंगल गैप नहीं हो। तो अब बताओ, अब रुको जरा, थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको। अब अगर मुझे इसका ट्रीटमेंट करना होता, नॉर्मल जो मैंने तरीका सीखा है, एस डिस्पोजल अकाउंट अलग से नहीं बनाना होता, तो मैं क्या करता? जरा बताओ, इसका ट्रीटमेंट क्या होता? इसका ट्रीटमेंट होता, सबसे पहले मैं लिखता बाई डेप, कितने का? 20,000 का। ये M1 का है, और क्योंकि बेच रहे हो तो बीच में निकाल दिया। फिर आप लिखते बाई बैंक, कितने का? 3,20,000। और फिर मैं लिखता 1721 को टू गेन ऑन सेल, कितना? 20,000। ये ट्रीटमेंट होता। आप कह रहे हैं कि भाई साहब, ये जो ट्रीटमेंट आप एसेट अकाउंट में ही कर दे रहे हो ना, इसको यहां पर ना करो, इसको कहां करो? डिस्पोजल में दिखाओ। कहां दिखाओ? डिस्पोजल। एसेट डिस्पोजल का एक अलग अकाउंट बनाओ। क्या बनाओ? अलग अकाउंट। अब देख लीजिएगा डिस्पोजल का अकाउंट बनेगा कैसे, ये समझ लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक बात बताओ, ये डेप यहां आना चाहिए था, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बोलो हाँ या ना। कह रहे हैं ये जो एसेट आपका बच रहा था ना, इनको अभी कुछ मत दिखाओ, आप डेप बस दिखा दो। और डेप दिखा के आप उसकी WDB निकाल लो। क्या निकाल लो? डेप। भाई डेप तो हमें दिखाना पड़ता था करंट ईयर में, फिर बिकती तो WDB बिकती थी ना। और WDB को अब वहां पर ना बेच के डायरेक्ट कहां ले जाओ? एसेट डिस्पोजल में ले जाओ। कहां ले जाओ? एसेट डिस्पोजल में। तो यहां पर मैं क्या लिख दूं? यहां पर मैं लिख दूं बाय 1/7/21 को लिख दूं बाय एसेट डिस्पोजल। जब प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बनता था ना, वहां से हम कॉस्ट को ले जाते थे एसेट डिस्पोजल में। किसको ले जाते थे? कॉस्ट को। यहां कॉस्ट को नहीं, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट का केस नहीं है, नॉर्मल केस है। तो यहां से जो WDB है ऑन द डेट ऑफ सेल, उसे आप यहां से हटा के कहां ले जाओ? एसेट डिस्पोजल। तो यहां से WDB हमारी कितनी थी? WDB ऑन द डेट ऑफ सेल कितनी थी? 3 लाख। ये आपकी वर्किंग नोट नंबर 1 से आई। और इसको उठा के आप कहां ले जाओगे? बोलो बच्चों, इसको उठा के आप ले जाओगे कहां? डेट कौन सी होगी? सेम डेट, 1 जुलाई 2021 को, टू मशीन अकाउंट। समझने के लिए हम लिख दें ये M1 है। कौन है? M1। इसकी WDB आ गई कितनी? इज दिस ओके? और इसी दिन सेम डेट को 1/7/21 को ही इसे हमने बेच दिया कितने में? 3,20,000 का। तो हमें गेन हो गया कितना? अगर यहीं पर लॉस होता तो बाई साइड आ जाता। तो वो जो दो एंट्री आप WDB निकालने के बाद की जो स्थिति होती थी, उसको आप एक अलग अकाउंट में कर ले रहे हो, जिस अकाउंट का नाम क्या है? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। बताएं, क्या ये मेरी बात से आप सहमत हैं और समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? क्या कुछ नया है? कुछ नहीं। अगर आपको वो चीज आती है तो ये आ गई, और अगर वो नहीं आती है तो मंदिर जाओ। यस और नो? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई तो रास्ता चुनना पड़ेगा।
टॉपिक ना कोई इजी होता ना डिफिकल्ट, टॉपिक का एक लेवल होता है, वो अपने हिसाब से वो एफर्ट मांगता है, बस रूटीन मांगता है और एफर्ट मांगता है। कोई टॉपिक छोटा होता है, एक ही दिन में आप एक दिन आ गए, उसी दिन खत्म हो गया, तो आपको लगता है वो इजी है। और एक टॉपिक जो बड़ा होता है, अब एक दिन बीच में गैप कर दिया, तो आपको ये नहीं लगा कि हमने गैप कर दिया, आपको लगा यार टॉपिक कठिन लग रहा है, लग रहा हमें समझ में नहीं आ रहा है, या ये हमें समझा नहीं पा रहे हैं। ये तीन सिचुएशन होती है, जबकि ये तीनों गलतियां नहीं है। गलती कौन सी है कि आपने क्या कर दिया, गैप कर दिया, ये एक मिस्टेक है, या आपने यहां पढ़ा और घर में रिवाइज नहीं किया, ये दो मिस्टेक। आप ये दो मिस्टेक नहीं करिए, तीसरी कोई मिस्टेक होगी नहीं। अब बताइए क्या ये बात समझ में आ गई? यहां तक की बात में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब बाकी क्वेश्चन नॉर्मल, इतना कॉन्सेप्ट हमने समझना था, ये हमने समझ लिया। अब बाकी क्या करोगे? 2021 का ईयर एंड होगा, नहीं अभी हमने एक मशीन खरीदी भी है, यहां एक बेची है और एक खरीदी है, तो यहां पर हमारी डेट आ गई 17/2021 को टू बैंक। कितने की खरीदी है? 2,50,000 की। नाम क्या देते हैं इसको? M3। बोलो बच्चों। और अब क्या होगा? ईयर एंड आएगा, ये तो बेचने वाली मशीन का हिसाब हुआ है। अब ईयर एंड आएगा कब? 31/12/21 को। तो सबसे पहले आप दोगे बाय डेप्रीशिएशन। बताओ किस पे मिलेगा? M1 पे मिलेगा या नहीं मिलेगा? M1 तो बिक चुकी है, तो किस पे मिलेगा? M2 पे और M3 पे। M2 पे डेप्रिसिएशन SLM मेथड है। M2 कितने की खरीदी थी? 2,60,000 की खरीदी थी, डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 26,000 M2 का डेप्रिसिएशन। M3 खरीदी है हमने 2,50,000 की, बट डेप्रिसिएशन 6 महीने का मिलेगा, तो कितना आ जाएगा? 12,500। टोटल डेप्रिसिएशन बता दो बाहर कितना आ जाएगा? 38,500। इसी डेट को हम 31/12/21 को हम निकाल देंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन की अगर हम बात करें तो यहां पर आएगा आपका, यहां पर आएगा बचा कौन है आपके पास? M2 बची थी 247 की, M1 तो बिक गई है और उस पर डेप लग गया 26,000 का, तो 247 माइनस 26,000 करिए, 2,21,000 ये आपकी M2 बची। और M3 250,000 की खरीदी थी, 12,500 का डेप लग गया, 2,37,500। तो ये टोटल कितना आ गया? 4,58,500। बोलो बेटा, क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही? 2021 तक की कोई भी बात में अगर आपको दिक्कत है तो बता दो मुझे। टिल 2021 ठीक है। अब क्या 2022 आप मैनेज कर पाओगे? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डिस्पोजल अकाउंट भी बन जाएगा। बात समझ में आ गई है? ये पॉइंट हमने यहाँ डेप्रिसिएशन का डिस्कस कर लिया है।
एक पॉइंट और बचा हुआ है, उसे और कवर अप कर दे रहे हैं। डेप्रिसिएशन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, थोड़ा टाइम टेकन था। बोलिए, क्या मेरी बात से आप सहमत हैं या नहीं? ये अब हो जाएगा। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हम कर चुके हैं, रिवीजन की बात हम कर चुके हैं, रीवैल्यूएशन की बात करनी है आज। आज के लिए इतना ही रखें। एक टॉपिक इतना आप होमवर्क वगैरह करके और एक टॉपिक जो बचा हुआ है, एक क्लास और लेनी पड़ेगी, ठीक है? बहुत बड़ा टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके जो बचे हुए पार्ट हैं, एक रिवैल्यूएशन और दूसरा जो बचा है इंटेंजिबल एसेट्स की बातें करेंगे हम लोग, और साथ ही साथ में अमोर्टाइजेशन की बातें। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन है जो कि हम करेंगे। तो आप ये इलस्ट्रेशन 14 को छोड़ के, इसको छोड़ दें आप, ये जो अभी हमने नहीं पढ़ा, इसके अलावा पूरा मॉड्यूल आपका होमवर्क है। मॉड्यूल का, पूरे मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन और प्लस क्वेश्चन दोनों, पूरा मॉड्यूल आपका होमवर्क है। और स्कैनर, पूरा स्कैनर आपका होमवर्क। नेक्स्ट क्लास जो मैं रखूंगा वो मेरी इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद ना कोई डाउट, ना कोई कुछ। और देखिए, आप अगर पढ़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। मेरा बहुत ज्यादा बिगड़ना उससे कुछ नहीं, ठीक है? क्योंकि चीजें कुछ होती है। अब जैसे ये टॉपिक है, आप मान लीजिए आज गैप कर गए आप, आपने सोचा कोई फर्क नहीं पड़ना है, यही एटीट्यूड आपको बर्बाद कर देता है। तो हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, हर एक कॉन्सेप्ट। उससे ऐसा नहीं होता वो कॉन्सेप्ट ना आए, होता क्या, गैप करने से फिर उससे रिलेटेड या वो पूरा टॉपिक ही गायब हो जाता है, आपको एक हिम्मत खत्म हो जाती है। एक दिन बहुत अधिक नुकसानदायक होता है। तो छुट्टी करना है, एक आध महीने की करो, एक आध अटेम्प्ट की करो। बीमार होना है, 2 4 10 दिन के लिए बीमार हो, महीने भर के लिए बीमार हो, ये एक दिन का बीमार नहीं ठीक है। इज ओके? सर बीमार हो गए तो एक दिन की बीमारी मेरे यहां नहीं चलती, तो मुझे कभी एक दिन की बीमारी के एक्सक्यूज ना दे। ठीक, ओके, होना ही है तो मैं बीमार महीने भर के लिए हो, एक दिन के लिए क्या बीमार होना? ठीक है, चलिए भाई, इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।